Good morning, everyone. Welcome to our revision series of accounts. हम ये रिवीजन सीरीज़ का ये ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं कि इसके पहले आपने सब कुछ नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। ये बेसिकली आप जितना इससे अलाइन रहेंगे आपका पर्पस सॉल्व होगा, आपका कोर्स आउटलाइन पूरा कवर होगा। एट द सेम टाइम हम कुछ पास्ट पेपर्स को भी इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि आपको जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके साथ आपके न्यूमेरिकल्स अलाइन हो जाए, ठीक है। एक बार हम आपको कोर्स आउटलाइन के बारे में पूरा बता देते हैं। जब हम अकाउंट्स देखते हैं तो क्लास 12 के अकाउंट्स में दो चीज़ें हैं, एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए में पार्टनरशिप प्लस कंपनी है। पार्टनरशिप है 36 मार्क्स, इतना शायद आपको पता ही होगा, और कंपनी है 24 मार्क्स। वही पार्ट बी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसका वेटेज है 20 मार्क्स। हम शुरुआत करेंगे पार्टनरशिप से, और पार्टनरशिप में इनिशियली सबसे पहले हम पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फिर है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, और डिसोल्यूशन। सब टॉपिक्स को इन डिटेल कंसेप्चुअली हम पूरा रिवाइज करेंगे ताकि आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल जाए। इसको करने से और हमारे साथ अलाइन रहने से आपका पर्पस पूरा सॉल्व होगा। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको इस टॉपिक, हर एक टॉपिक के साथ यहाँ पर अलाइन रहना है। जो मैं सिखा रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। इसके अलावा जब कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करेंगे तो हम देखेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। एनालिसिस किसका करना है हमको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जो कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एज पर शेड्यूल 3 चलते हैं। इसके बाद है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थ्योरी, जिसका वेटेज बहुत ही कम है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थ्योरी। फिर है कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। रेशियो एनालिसिस, और लास्ट में है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सिर्फ ये टॉपिक अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से हमारे साथ ही यहाँ पर याद कर लेते हैं तो आपके बाकी सारे टॉपिक्स का काम बहुत आसान हो जाता है। मतलब आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको एंड टू एंड, शुरुआत से लेकर एंड तक सारी चीज़ें अच्छे से पता है। इसके हर एक मेजर हेड सब हेड के बारे में आपको पता है। उसके अपार्ट बाकी सारे जितने भी चैप्टर्स है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही अलाइंड है, ठीक है। अब हम सबसे पहले हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, उस पर बात करते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ जो अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको बेसिक अकाउंटिंग
डेबिट और क्रेडिट के बारे में पता होगा। अगर वो भी नहीं पता है तो 2 मिनट रुक जाते हैं और उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमको एक बेसिक फंडामेंटल रूल जो याद रखना है वो है 5 अकाउंट हेड्स। 5 अकाउंट हेड्स में सबसे पहला अकाउंट हेड है, मैं पैसे बिजनेस में लाया, कैपिटल, पर वो सफिशिएंट ना पड़े तो मैं उधार भी लेकर आया, लाइबिलिटीज। इन दोनों को मैंने कहीं लगाया जिनको अपन बोलते हैं असेट्स। इन दोनों से मैंने जो कमाया वो थी इनकम, और इन दोनों के इसको कमाने के लिए जो खर्चे करे वो थे एक्सपेंस। मेरे हिसाब से ये 11th स्टैंडर्ड में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि कैपिटल लाइबिलिटीज, इनका बैलेंस क्या रहता है, बैलेंस या नेचर में बोलूं तो इसका बैलेंस रहता है क्रेडिट। जब भी ये बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, एंड एज एंड व्हेन ये कम होगा तो ये डेबिट होगा। इनकम क्योंकि कैपिटल में ही जाके जुड़ेगी बाय वे ऑफ नेट प्रॉफिट, तो हमको अगर इनकम को यहां जोड़ना है तो इसी के जैसा कैरेक्टर इनकम का होना चाहिए। तो इसका बैलेंस नेचर क्या होगा, इसका भी बैलेंस नेचर क्रेडिट ही होगा। जब भी ये बढ़ेगा तो ये क्रेडिट होगा, और जब ये कम होगा तो ये डेबिट होगा। वैसे ही एसेट्स का नेचर होता है डेबिट। जब भी एसेट्स बिजनेस में बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, और जब भी कम होंगे तो ये क्रेडिट होंगे। एक्सपेंसेस सिमिलर टू एसेट्स, ये कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं और एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू नेचर के डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। इनकम को और भी तरीके से बोल सकते हैं, गेन्स जो इरेगुलर नेचर के होते हैं, प्रॉफिट्स जो एंड ऑफ द ईयर अपन डिटरमाइन करते हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस का नेचर क्या होता है, जब ये बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और जब ये कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। पूरा पर्सपेक्टिव हमारा यही रहेगा कि हम बुक्स बना रहे हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारी चीजें जितनी भी हम करेंगे सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबसे पहली चीज ये बेसिक रूल है, इसको जिसने समझ लिया उसके लिए अकाउंटिंग सबसे आसान हो जाती है, और यही है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। मैं जब भी आपको कोई सा भी अकाउंट बनवाऊंगा या कोई सा भी कंसेप्ट समझाऊंगा तो उसका बेस रहेगा ये आपको दिमाग में रखना है, और फिर जो भी चीजें, जो भी अकाउंटिंग है वो आपको परफॉर्म करनी है। अब मेन हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं, जिसमें है सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सर ये कितने नंबर का आता है, ये आता है 7 से 10 नंबर का। बोर्ड्स के पेपर में इसका वेटेज है 7 to 10 मार्क्स। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर की बुक में अगर 10 नंबर मुझे पहले चैप्टर से ही मिल जाए तो मेरे लिए तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बहुत बहुत स्ट्रीमलाइंड और बहुत आसान चैप्टर है। अगर इसका बाइफरकेशन किया जाए तो इसमें 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है इसका थ्योरी प्रोस्पेक्ट, और एक आता है इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अब जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें एक तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस आते हैं, और दूसरा पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करते हैं। पार्टनरशिप डीड में वो सारी चीजें मेंशन रहती है जो म्यूचुअल अग्रीमेंट के बारे में बात करती है। अगर आप, मैं और से एक्स 3 पार्टनर हैं तो क्या हमारे बीच म्यूचुअल अग्रीमेंट होगा। सबसे पहले तो कैपिटल लेकर आएंगे हम, वो लिखा जाएगा। फिर हमारे कैपिटल पर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसकी थ्योरी बेस में, कि हमको क्या क्या पार्टनर को देना पड़ेगा, उससे क्या क्या लेना पड़ेगा। तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे चार्ज किया जाएगा, सैलरी और कमीशन कैसे पार्टनर से ली जाएगी, फिर
कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व्स के बारे में अगर कोई प्रोविजन बना के रखा है तो वो होगा। फिर गारंटी कैसे दी जाएगी, अगर कोई गारंटी दी हुई है तो प्रैक्टिकल में अपन को क्या समझना है, प्रैक्टिकल में 4 से 5 चीजें। सबसे पहला तो हम समझेंगे पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा हम समझेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। यहां 2 मेथड्स है, दोनों मेथड से समझेंगे अपन। तीसरा हम समझेंगे यहां पर पास्ट एडजस्टमेंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स। और लास्ट में हम समझेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। 4 चीजें 10 नंबर देकर जा रही है, तो क्यों नहीं पढ़ना है। सबसे सिंपल है, बहुत सिंपल है। मतलब आपको ये समझ आ गया कि क्या इसमें कंटेंट आता है, मतलब यही सारी चीजों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एक तरीके से, तो बहुत आसानी से इसको समझेंगे अपन। इसमें कुछ चीजें हैं जिसको अपन एलैबोरेट करके समझते हैं। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ही सबसे पहले मैं आ जाता हूं। इसमें सबसे पहली चीज जो अपन ने देखी थी वो क्या थी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है ये, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं ये होता क्या है। जब लास्ट ईयर तक मैं अकाउंटिंग करता था तो मैं क्या करता था, वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके मैं यहां पर इसका एंड रिजल्ट जो था वो लिखता था नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर में आता था, या तो ये आता था या तो फिर बाय करके नेट लॉस आ जाता था। ये कब होता था, जब मेरे क्रेडिट्स, यानी क्रेडिट का नेचर क्या, मेरी इनकम ज्यादा थी किससे, मेरे एक्सपेंसेस से, क्रेडिट ज्यादा थे डेबिट से। और नेट लॉस कब आता था, जब मेरे क्रेडिट्स कम थे डेबिट से। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर मैं क्या बना देता था, बैलेंस शीट बना देता था। और इसी बैलेंस शीट में क्या करता था मैं, इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में जाकर ऐड ऑन कर देता था। ठीक है, पर जब हम पार्टनरशिप में आ जाते तो वहां एक इंसान नहीं है जिसका कैपिटल लगा हुआ है, वहां मल्टीपल लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं। अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन से पार्टनरशिप, तो अब 2 लोग हैं, तो ये कैपिटल में एक नेट प्रॉफिट कैसे बांटू। तो फर्म ने क्या करा, नेट प्रॉफिट तो डिटरमाइन कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, पर उसके बाद वो कहां गया, वो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये नेट प्रॉफिट जो भी अमाउंट था प्रॉफिट एंड लॉस से उठकर कहां चले गया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या है, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता है। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी क्या है, ये भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर होता है इसका। सर नॉमिनल नेचर तो हमको पता ही नहीं है, क्योंकि 11th हमने पढ़ी नहीं है। नॉमिनल नेचर मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये तो सबने रटा हुआ है, आता किसी को नहीं अप्लाई करना, पर रटा सबने। इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन जो अपन ने अभी यहाँ पढ़ा है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम क्या करते हैं डेबिट, और इनकम्स और गेन्स को क्या करते हैं क्रेडिट। जब भी ये बढ़ते हैं, जब भी ये कम होते हैं, तो हम इनकम एंड गेन्स को डेबिट करते हैं और एक्सपेंसेस लॉसेस को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, वैसे यहां पर हो रहा है, पर अब यहां पर ये किस रिस्पेक्ट में चलेगा, ये चलेगा विथ रिस्पेक्ट टू माय पार्टनर्स, विथ रिस्पेक्ट टू माय पार्टनर्स, ये पार्टनर्स के रिस्पेक्ट में चलेगा।
अब एक और चीज क्या है जो यहां ध्यान रखने वाली है, इट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जो भी मेरा P&L अकाउंट था उसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया, उसी को मैंने आगे बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया आगे? क्योंकि यहां पर मेरे को पार्टनर से रिलेटेड सारे खर्चे और सारे इनकम को ध्यान में रखना। ठीक है, अब एक और चीज है जो ध्यान रखने वाली। पहली चीज तो मैंने पढ़ ली प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, वो यहीं से आ रहा था, वो प्रॉफिट्स और लॉसेज यहां पर रिकॉर्ड होंगे। दूसरी वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? अप्रोप्रिएशन। क्या होता है अप्रोप्रिएशन? तो अप्रोप्रिएशन में दो चीज है। अप्रोप्रिएशन और यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिस्पेक्ट में बोलूं तो वो होता है चार्ज। तो चार्ज और अप्रोप्रिएशन का बेसिक फर्क क्या है? चार्ज मतलब देना ही देना है, मतलब ये लगेगा ही, है ना, टू बी प्रोवाइडेड फॉर इवन इन केस ऑफ लॉस। पर अप्रोप्रिएशंस कब होते हैं? विल बी प्रोवाइडेड व्हेन देयर आर सफिशिएंट प्रॉफिट्स। बंटवारा तभी होगा जब मुनाफा होगा। अगर मुनाफा ही नहीं है तो मैंने बांटा क्या? बांट दिया, वापस से उनसे नेट डिविजिबल लॉस के फॉर्म में ले लिया। इसीलिए अप्रोप्रिएशंस मतलब क्या कि हमको तभी देना है जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो। और चार्ज मतलब क्या? इन एनी केस देना है। पार्टनर से मेरा एम्प्लॉय है, उसको सैलरी देना ही पड़ेगी। बैंक है, उसने उससे लोन लेकर रखा है, उसको इंटरेस्ट मुझे देना ही पड़ेगा। इन एनी केस मुझे देना पड़ेगा, चाहे मुझे मेरे लॉसेस बढ़ जाए तो भी देना पड़ेगा। दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और व्हाट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? मतलब जब मेरे पास सफिशिएंसी है प्रॉफिट की तभी मैं ये दूंगा। अनटिल अनलेस कोई ऐसा अप्रोप्रिएशन है जिसको मैंडेटरीली चार्ज क्रिएट करा हुआ है, कोई ऐसा अप्रोप्रिएशन क्या होता है पहले यही बता दो, हमको यही नहीं पता है। सारे नाम जो अपन ने इसके पहले वाले पेज पर पढ़े थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन, और सैलरी टू पार्टनर इज एन अप्रोप्रिएशन, commission to partner is an appropriation, interest on drawings is an appropriation, transfer to reserves is an appropriation। ये सब अप्रोप्रिएशन, इसके अलावा कुछ है ही नहीं चैप्टर में। मतलब आपने ये पढ़ लिया तो आपका काम पूरा हो जाता है। और सब बेसिक है, सब बेसिक है, ऐसा लगेगा 10वीं में पढ़ा हुआ है, इतना बेसिक है। तो क्या पढ़ा हमने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठ करके हम कहां पर आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसमें बेसिकली सारे अप्रोप्रिएशंस, नाम ही क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो क्या रिकॉर्ड होंगे यहाँ पर? सारे अप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड होंगे। इसके अपार्ट कोई थ्योरी है क्या? इसके अपार्ट एक थ्योरी है जिसको अपन एक्ट से अलाइन करते हैं। ये सब जो हो रहा है, जितने भी अप्रोप्रिएशंस हो रहे हैं, किस पर हो रहे हैं? ये सब डीड में लिखे होंगे। अगर डीड में लिखे हैं तो ही ये अप्रोप्रिएशंस होंगे। पर व्हाट इफ डीड इज साइलेंट? व्हाट इफ देयर इज नो प्रोविजन रिलेटेड टू ऑल दीज अप्रोप्रिएशंस इन द डीड? और व्हाट इफ देयर इज नो डीड? ऐसा हो सकता है ना कि डीड ही नहीं बनाई, जरूरी थोड़ी ना डीड बनाना, रजिस्ट्रेशन करना, ऐसे म्यूचुअल अग्रीमेंट से भी हो जाता है। तो अगर डीड नहीं होगी तो कुछ प्रोविजंस जो आपको दिमाग में रखने हैं वो क्या है, वो सुन लो ध्यान से। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, तो हम एक्ट के प्रोविजंस, एक्ट प्रोविजंस विल बी फॉलोड। कौन से होते हैं एक्ट के प्रोविजन? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, बहुत पुरानी एक्ट है, इंडिपेंडेंस के पहले वाली एक्ट है, उसके प्रोविजंस को हम फॉलो करते हैं। एक बार इन प्रोविजंस को भी हाईलाइट कर देता हूं, फिर वापस से चार्ज और अप्रोप्रिएशन पर आऊंगा। इस प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑफ
अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सबसे पहली चीज तो क्या होगी, प्रॉफिट्स, सॉरी, देयर विल बी नो appropriations, there will be no appropriations. नो अप्रोप्रिएशंस मतलब आपको समझ ही आ गया होगा क्या अप्रोप्रिएशंस नहीं होंगे, ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना कोई सैलरी टू पार्टनर, ना कोई कमीशन टू पार्टनर, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और ना ही कोई ट्रांसफर टू रिजर्व, कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होंगे। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, प्रॉफिट्स और लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली। ये तो एक रूल ही है, आपको कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हो तो प्रॉफिट और लॉसेस किस रेशियो में बांटे जाएंगे, इक्वल रेशियो में बांटे जाएंगे। जैसे एक्स और वाई दो पार्टनर है तो 1:1 उनका रेशियो हो जाएगा। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है तो 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3, 33.33% की पार्टनरशिप होगी। अगर एक्स वाई जेड और ए चार पार्टनर है तो 25%, 25%, दैट इज 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 सबकी पार्टनरशिप। ठीक है, सबके प्रॉफिट्स और लॉसेस इस तरीके से बटेंगे। फिर एक चार्ज है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने जब फर्म को लोन दिया है तो किस पर चार्ज होगा, एट द रेट 6% पर एनम। साल भर का रेट है 6% पर एनम, बेस रेट है बैंक का। 6% पर एनम के हिसाब से आपको पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या ये मैंडेटरी, यहां देना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर पार्टनर से लोन नहीं लेते तो कहीं और से लोन लेते। कहां से लेते, मार्केट से लेते, तो मार्केट में ज्यादा देते इंटरेस्ट। इसीलिए यहां पर क्या डिफाइन कर दिया, एक्ट में डिफाइन कर दिया कि आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट पार्टनर को देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ प्रोविजंस है पार्टनरशिप एक्ट के, वो अपन आगे जाकर जब थ्योरी का टॉपिक, एक कंसोलिडेटेड थ्योरी टॉपिक रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे। सर कहाँ प्रैक्टिकल पढ़ाते पढ़ाते आप थ्योरी पर आ गए, ये इसीलिए पढ़ाना जरूरी था ताकि आपके दिमाग में एक बाइफरगेशन रहे। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो कुछ चार्जेस को भी ट्रीट करते हैं। एक कंसोलिडेटेड अगर अपन क्वेश्चन देखें तो कुछ चार्जेस को भी ट्रीट करते हैं, उसको प्रॉफिट्स में से डिडक्ट करना पड़ता है, इसीलिए मैंने ये बताया। क्या अप्रोप्रिएशन होते हैं इसकी क्लैरिटी आपको आ गई होगी। क्या चार्जेस होते हैं ये भी मैं एक बार बता देता हूँ, चार्ज में क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे रेंट टू पार्टनर, जो आपके लिए स्पेसिफिक है वही बता रहा हूँ। रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन को बोला ना, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मैनेजर की कमीशन कभी आ गई तो मैनेजर्स कमीशन, ये सब चार्ज है। इसके अलावा और चार्ज हमको पता है क्या, बिल्कुल पता है। सैलरी देना, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा देना, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन देना और रेंट देना, ये सब क्या है, रेंट थर्ड पार्टी को देना। पार्टनर को दे रहे तो भी चार्ज है, थर्ड पार्टी को दे रहे तो भी चार्ज है। रेंट एक ऐसा खर्चा है, इंटरेस्ट एक ऐसा खर्चा है जो हम पार्टनर को दे तो भी चार्ज है और थर्ड पर्सन को दे तो भी चार्ज है। तो मेरे हिसाब से इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। इसका जो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो एक बार मैंने थोड़ा सा टच कर दिया है। आपको इससे काम बन जाएगा क्या, हाँ बन जाएगा। पर हाँ, और डेप्थ में भी आप इसके जा सकते हैं। अभी क्योंकि हम रिवीजन को दिमाग में लेकर चल रहे हैं तो टू द पॉइंट ही सारी बातें करेंगे। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। सर ये कब बनता है, ये बनता है फॉर द ईयर एंडिंग 31st प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बनता है फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च जो भी
साल है। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड करता है इनकम और एक्सपेंसेस, तो हम सारे इनकम और एक्सपेंसेस को देखते हुए यहां पर चलेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना, इससे मैं पूरा काम कंप्लीट करवा दूंगा, एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा ये, और इसके साथ एक और चीज जो बनती है वो भी अपन साथ में दिमाग में रखते हुए चलेंगे। अभी ये मैं किसके रिस्पेक्ट में बना रहा हूं, ये मैं सब पार्टनरशिप फर्म के रिस्पेक्ट में बना रहा हूं, मतलब ये फर्म बना रहा है सारी चीजें। वैसे सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फर्म ही बनाता है, पर ध्यान में भी फर्म ही रहना चाहिए यहाँ। तो फर्म के लिए इनकम जनरेट होगी, सबसे पहली इनकम क्या जनरेट होगी, वो नेट प्रॉफिट लेकर आएगा। तो नेट प्रॉफिट कहां से उठा के लेकर आएगा, अपन ने क्या देखा था, नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा करके वो नेट प्रॉफिट कहां लेकर आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब जब मैं इस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहा हूं तो सर उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, उसकी एंट्री होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस अमाउंट से, विद द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। इसकी क्लोजिंग एंट्री होती है, ये क्लोजिंग एंट्री। हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से उठकर कहां लेकर जा रहे हैं प्रॉफिट्स को, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब क्या करना चाहिए, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पैसे लेकर आ रहे हैं, क्या हो रहा है इस अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है। अकाउंट के साथ क्या हो रहा है ये जानना जरूरी है, वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी। इसीलिए प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं क्या लिखता हूं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट जो हम ब्रॉट डाउन लेकर आए, ये ब्रॉट डाउन नेट प्रॉफिट, ब्रॉट डाउन। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर ये कैरीड डाउन प्रॉफिट था, ये कैरीड डाउन प्रॉफिट था। कैरी डाउन प्रॉफिट उठ करके कहां जा रहा था, नेट प्रॉफिट जाकर जुड़ रहा था कैपिटल में। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उसी प्रॉफिट से आगे आगे का काम जो पार्टनर से रिलेटेड है वो कर रहे हैं। ठीक है, अब सर यहां पर क्या होता है, कुछ चीजें हैं जो हमको एडजस्ट करनी पड़ती है, जो हमसे गलती हो गई थी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो हमसे गलती हो गई थी वो हम कहां नहीं कर पाए थे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं कर पाए थे, तो अब हमको यहां पर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कौन सी है वो चीज है, सबसे पहले मैनेजर को कमीशन देना, अभी जस्ट पढ़ा, इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देना ही पड़ेगा, इन एनी केस देना पड़ेगा। मैनेजर मेरा रिश्तेदार थोड़ी ना है, उसको इन एनी केस आपको क्या देना ही पड़ेगा उसका कमीशन। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां पर उस मैनेजर कमीशन को माइनस करोगे, मैनेजर्स कमीशन। अब मैनेजर्स कमीशन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पर रहती है, यानी जितना मुनाफा कमाए उसका एक परसेंटेज ले जाना भाई तू, या तो फिर टर्नओवर जितना करके दिया उसका एक परसेंटेज ले जाना। इसमें आपने 11th स्टैंडर्ड में एक चीज पढ़ी होगी, ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन भी हो सकता है और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन भी हो सकता है। वैसे ही पार्टनर को भी हम कमीशन दे सकते हैं, तो वो भी बिफोर चार्जिंग भी हो सकता है, आफ्टर चार्जिंग भी हो सकता है। इसको डिटेल में अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं 2 मिनट। आपने मैनेजर को कमीशन दी, ये माइनस क्यों करी, क्योंकि ये चार्ज था, ये पहले ट्रीट नहीं हो पाया था, तो अब हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया। फिर हमने क्या करा, मैनेजर्स कमीशन के बाद रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर ये भी देना पड़ेगा। रेंट टू पार्टनर क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, फिर हमको क्या देना पड़ेगा यहां पर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया था उस पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। कुछ नहीं दिया है तो कितना परसेंट, 6% पर एनम दिया है तो उस अकॉर्डिंगली अपन चलेंगे। और एक चीज जो यहां पर और एडजस्ट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी विच वॉज wrongly charged in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब पार्टनर को सैलरी देनी थी, वो अप्रोप्रिएशन में आनी चाहिए थी, पर आपने उसको कहां दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया, तो अब वो यहां पर ऐड हो जाएगी।
और जो भी नेट बैलेंस है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, वो हम बाहर ट्रांसफर कर देंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? ये वो पढ़ा जो ऑलरेडी हम 11th में करते आ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये चीजें जो थी ये ट्रीट होनी चाहिए थी, पर आपने ट्रीट नहीं करी। दो नई चीजें जो रेंट और इंटरेस्ट है, ये किसी से भी लेता तो मुझे देना पड़ता। मैं किसी भी थर्ड पार्टी से अगर कोई प्रीमाइस लेता तो मुझे उसको रेंट देना पड़ता, मुझे उसको इंटरेस्ट देना पड़ता। तो ये मैं यहां पर भी क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। और सैलरी क्योंकि मैंने गलत चार्ज कर दी थी तो अब उसको अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। यहां से मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा और यहां पर एज अ अप्रोप्रिएशन दिखाऊंगा। क्रेडिट साइड में पहला हमारा नेट प्रॉफिट पूरा पक गया, नेट प्रॉफिट हमारा पूरा जो भी फाइनल अमाउंट है वो आ गया। अब ये मेरी इनकम बन गई है पार्टनर्स की। अब इसमें एक और इनकम है जो कंसिडर होती है, वो इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पैटर्न पर बेस्ड है और वो पैटर्न हर बच्चा रट लेता है, उसको कुछ लॉजिक उसका पता नहीं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम कंसिडर कैसे करते हैं, सबसे पहले तो यहां हम देखते हैं ड्रॉइंग्स का अमाउंट। ये मैं यही सिखा रहा हूं, ड्रॉइंग्स का बस एवरेज पीरियड निकालना मैं अलग से सिखाऊंगा। ड्रॉइंग्स का अमाउंट कैसे पता चलता है, ड्रॉइंग्स हो सकती है मंथली, मंथली एट द बिगिनिंग हो सकती है, एट द एंड हो सकती है। अगर उन्होंने ड्राइंग्स मंथली देकर रखी है तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। अगर उन्होंने ड्राइंग्स क्वार्टरली देकर रखी है तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने वाले, तो हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर उन्होंने हाफ ईयरली देकर रखी है तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर उन्होंने एनुअल ड्राइंग्स या ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स देकर रखी है तो ये एनुअल तो मतलब इंटू 1, ये ड्राइंग्स हो गया। इसके अपार्ट हमको क्या देकर रखेंगे, वो रेट देकर रखेंगे, रेट इज परसेंटेज। अब देखो तुम लोगों ने 10th में ये पढ़ा होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो टाइम पीरियड क्या होगा यहां पर, क्योंकि हमारा पार्टनर अपना ही पार्टनर है तो एक चीज है जो यहां पर कंसीडर होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज पीरियड, ठीक है। एवरेज पीरियड मतलब क्या होता है, देखो ये रेट पर एनम की रहती है हमेशा, इसीलिए हम यहाँ किससे डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। अब ये एवरेज पीरियड है क्या, एवरेज पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आपको निकालनी है तो आपको एवरेज पीरियड आना चाहिए। अगर एवरेज पीरियड आ गया तो आपका काम हो जाएगा। ये हमारी टोटल इनकम बन गई, ये टोटल क्रेडिट साइड बन गई। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ। पहले पूरा इनकम वाला पोर्शन अपन समझ लेते हैं। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड जनरली 2 टाइम पीरियड का एवरेज है। 2 टाइम पीरियड कैसे, ओपनिंग टाइम पीरियड और क्लोजिंग टाइम पीरियड। तो मैंने पहली ड्राइंग्स कब करी ये देखूंगा और मैंने आखिरी ड्राइंग्स कब करी ये देखूंगा, और साल का एंड कब हो रहा है ये कंसीडर करना पड़ेगा। तो एवरेज पीरियड में अपन को क्या कंसीडर करना है, एवरेज पीरियड में हम पहले तो देखते हैं पैटर्न क्या है ड्राइंग्स का, पैटर्न ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है। फिर हम कैलकुलेशन देखेंगे और फिर हम निकाल लेंगे एवरेज, ठीक है। इसको याद भी कर सकते हैं क्या, मैं कोशिश ये करो किसी भी चीज को याद मत करो, एक बार लॉजिक समझ आ गया ना, फिर कैसा भी क्वेश्चन आए तुम लोगों से बनते बने। जहां याद करने गए वहां फिर याद कितना सारा रखोगे, और भी तो सब्जेक्ट्स है, इको भी पढ़ना है, बीएस भी पढ़ना है और इतना सारा याद करना है, तो सब याद करने जाओगे तो भूलने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए इसका लॉजिक समझ लो। लॉजिक क्या होता है, पैटर्न ऑफ ड्राइंग्स कैसे हो सकती है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, दूसरा हो सकता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तीसरा हो सकता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, चौथा हो सकता है
एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, पांचवा होगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है, और लास्ट में एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, क्वार्टर एंड हाफ ईयर। ये सबको लेकर चलेंगे। अभी हमारा टाइम पीरियड कब एंड हो रहा है? हमारा टाइम पीरियड एंड हो रहा है 31 मार्च को। 31 मार्च 2026 को हमारा टाइम पीरियड एंड हो रहा है। तो हम देखेंगे कि हमने पहली ड्राइंग कब करी, हमने आखिरी ड्राइंग कब करी, और फिर पहली ड्राइंग से लेकर साल कब खत्म हो रहा है और आखिरी ड्राइंग से लेकर साल कब खत्म हो रहा है, उसी का एवरेज करना है। मैंने बोला एवरेज क्या होगा, दो टाइम पीरियड का, ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम पीरियड का। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, पहली ड्राइंग कब करी, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। पहली ड्राइंग कब करी, 1 अप्रैल 2025 को करी। थोड़ा सा अलाइन रहिएगा। फिर क्या करा हमने, आखिरी ड्राइंग कब करी, 1 मार्च 2026। साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2026। क्या टाइम पीरियड बन गया, यहां बन गए 12 महीने, यहां बन गया 1 महीना। एवरेज पीरियड क्या आ गया, 12 + 1/2, दैट इज 6.5 मंथ्स। आया क्या है समझ? अब ऐसे ही तुम लोग खुद भी ट्राई करो और मुझसे पहले करो ये। मतलब मैंने एक ये लॉजिक है, आप इसी के बेसिस पर सब कुछ कर सकते हैं। और ये देखना भी आपको बहुत जरूरी है कि मेरा टाइम पीरियड कब खत्म हो रहा है। ये हाफ ईयरली भी 30 सितंबर को भी खत्म हो सकता है। तो अगर आपने टाइम पीरियड देखना सीख लिया कि कब खत्म हो रहा है, तो आपका काम सॉल्व हो जाएगा। अब एट द एंड ऑफ ईच मंथ पहली ड्राइंग कब करी, 30 अप्रैल को करी, ठीक है साहब 2025। आखिरी ड्राइंग कब करी, 31 मार्च 2026 को। साल कब खत्म हो रहा है, 2026। साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2026। साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2026। टाइम पीरियड बताओ, ये कितने महीने हो गए, 11 महीने, और ये कितने महीने हो गए, 0। कितना हो गया, 11 + 0/2, दैट इज 5.5 मंथ्स। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब क्वार्टर कैसे डिफाइंड है, क्वार्टर डिफाइंड है सर ऐसे, क्वार्टर डिफाइंड है 1 जून से, सॉरी क्वार्टर डिफाइंड है ऐसे कि आप 1 अप्रैल से 30 जून का एक क्वार्टर है, फिर आपका है 1 जुलाई से 30 सितंबर का एक क्वार्टर है, फिर आपका है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का एक क्वार्टर है, और फिर आपका है 1 जनवरी से 31 मार्च का एक क्वार्टर है। सर आपने इतनी सी जगह में लिख दिया, ये मेरे हिसाब से सब बच्चों को पता होगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा कंसाइज करके लिखा है। अब पहली ड्राइंग कब करी होगी, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब पहली ड्राइंग हुई होगी 1 अप्रैल को 2025, और आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी 1 जनवरी 2026। साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2026 को। तो एवरेज पीरियड क्या आ गया, एवरेज पीरियड आ गया हमारा यहां पर 12 महीने और यहां पर 3 महीने, दैट इज 12 + 3/2, 7.5 मंथ्स। इसी तरीके से आप ये 3 खुद से ट्राई करिएगा, आप खुद से ट्राई करिएगा, बनेगा। एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है, चलो मैं एक लास्ट ये वाला भी बता देता हूं, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी पहली ड्राइंग 30 जून को करिए,
30 जून 2025 और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर यानी लास्ट ड्राइंग कब करिए 31 मार्च 2026। साल कब खत्म हो रहा है 31 मार्च 2026 को साल खत्म हो रहा है। कितने महीने हो गए 30 जून से 31 मार्च 9 मंथ्स और यहाँ कितने 0 9 + 0/2 दैट इज 4.5 मंथ्स। इसको बच्चे रट लेते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जिनका स्टैट्स और मैथ्स बहुत अच्छा है वो अपने खुद के तरीके भी निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पहली बार ही एवरेज पीरियड का कंसेप्ट समझा है। उसके अपार्ट एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ जब भी होगा तो इसमें एवरेज पीरियड क्या होगा, एवरेज पीरियड विल ऑलवेज बी 6 मंथ्स। ये हमेशा 6 महीने ही होगा। अब सर दो चीजें दो आपने छोड़े हैं, ये आप होमवर्क में ट्राई करिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि इसका क्या एवरेज पीरियड आ रहा है, और अगर नहीं आया तो हम ये भी आपको सॉल्व करवा देंगे। अब एक और चीज है जो ड्राइंग के बारे में मुझे समझनी है, वो क्या है, जब व्हेन पैटर्न इज नॉट प्रोवाइडेड तो टेक एवरेज पीरियड एज 6 मंथ्स। जब मुझे पैटर्न नहीं प्रोवाइड किया हुआ है तो मैं एवरेज पीरियड को क्या ले लूंगा 6 महीने ले लूंगा। एक और चीज जो ध्यान रखनी है, व्हेन देयर इज अनसिस्टमैटिक ड्राइंग्स। अनसिस्टमैटिक ड्राइंग्स मतलब क्या, एग्जाम्पल कभी उसने 1 मई को कर दी, 1 मई 2025 को कुछ विड्रॉ कर लिया, फिर उसने 30 जून को विड्रॉ कर लिया, फिर उसने कभी तो 1 नवंबर को विड्रॉ कर लिया। कितना अनसिस्टमैटिक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी पढ़ाई। तो आपने क्या करा, पूरा जो ड्राइंग्स का है वो तरीका ही कुछ भी रख दिया, कभी भी पैसे उठा करके ले जा रहे हैं। तो अब इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इस केस में दो चीजें होती है, ईदर गो फॉर सिंपल एवरेज। क्या होता है सर सिंपल एवरेज, सिंपल मेथड रादर। सिंपल मेथड में आप क्या करोगे, ड्राइंग्स जो भी है इनटू रेट अपॉन 100 इनटू कितना टाइम पीरियड है आउटस्टैंडिंग, टाइम पीरियड आउटस्टैंडिंग मतलब मैंने 1 मई को ड्राइंग्स करी है तो 11 महीना आउटस्टैंडिंग, तो ड्राइंग्स कितनी करी इंटू रेट इंटू 11/12। रेट हमेशा 12 महीने का दिया होगा, इसीलिए हम डिवाइड किससे करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर अगर आपने 30 जून को ड्राइंग्स करी है, 3 महीने ऊपर के उड़ गए, तो यहां क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स का अमाउंट रेट इंटू 9/12। फिर 1 नवंबर को करिए तो ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 5/12। 1 नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने हो गए। ये सिंपल मेथड। और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में हम कैसे चलते हैं, प्रोडक्ट मेथड में ड्राइंग्स को पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं हम आउटस्टैंडिंग पीरियड से। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ये हमारा आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को किससे मल्टीप्लाई करा, रेट अपॉन 100 से, और इंटू किससे कर दिया 1/12 से। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ये दो ही मेथड है व्हेन देयर इज अनसिस्टमैटिक ड्राइंग्स। पूरा एक होलिस्टिक व्यू आपको मिल गया होगा। हमने ड्राइंग्स देखा, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को एज अ इनकम ट्रीट करा। ठीक है, कैसे इनकम ट्रीट करा, हमने पहले ड्राइंग्स देखी, फिर हमने रेट दिया हुआ रहता है। रेयर केस में जब एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग को रिवर्स कैलकुलेशन में रेट निकालना सिखाएंगे, और ये मेरे हिसाब से तुम लोगों ने बचपन में मैथ्स में सीखा हुआ है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो था एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड लेने का मतलब, क्यों हमने एवरेज पीरियड लिया, क्योंकि बेसिक सा लॉजिक है, हमारा ही पार्टनर है, वो अपना ही पैसा प्रॉफिट ले जा रहा है घर में, फॉर द टाइम बिंग ले जा रहा है, तो हम क्या करें, उससे एक नोशनल बेसिस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लें। और ये एवरेज पीरियड का हमने कैलकुलेशन देखा। इसके बाद हमने देखा कि व्हेन देयर इज नो पैटर्न ऑफ ड्राइंग्स, उन्होंने बोल दिया 50,000 ड्रॉ करा है,
पार्टनर ने 50,000 ड्रॉ करा है ड्यूरिंग द ईयर, तो हमको तो पता ही नहीं कब ड्रॉ करा, तो 50,000 इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड को हम क्या ले लेंगे, 6 महीने। ये डिफॉल्ट रूल है। जैसे डिफॉल्ट रूल एक और था 6% का, वो क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये डिफॉल्ट रूल किसके रिस्पेक्ट में, ये डिफॉल्ट रूल है एवरेज पीरियड के रिस्पेक्ट में। इसके अपार्ट व्हेन देयर इज अनसिस्टमैटिक ड्राइंग्स, जब भी कोई अनसिस्टमैटिक ड्राइंग्स होगी तो हम क्या, या तो सिंपल मेथड या तो प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। और सिंपल मेथड का ही आउटकम है प्रोडक्ट मेथड। देखो ड्राइंग से आउटस्टैंडिंग पीरियड को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट आ जाएगा, रेट वही है, 1/12 कर देना, 1/12 कर देना। ये हमारा पूरा इनकम साइड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ जाता है एक्सपेंस साइड। एक्सपेंस साइड में हमको क्या ध्यान रखना है, एक्सपेंस साइड में हमको ध्यान रखना है पार्टनर को मिलेगा क्या। क्या दिया था पार्टनर ने बिजनेस में, कैपिटल लिया था, तो कैपिटल के साथ उसने जब डीड लिखी होगी तो क्या लिख दिया होगा कि भैया मुझे मेरे कैपिटल पर इतना ब्याज देना है। अगर डीड नहीं होगी तो हमको पता है कुछ अप्रोप्रिएशन नहीं करना है, पर डीड होगी तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर ये कैसे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं ओपनिंग कैपिटल पर, तो पूरे साल भर का ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। रेट का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, इसमें प्लस कर देंगे हम या फिर माइनस कर देंगे हम। प्लस क्या करेंगे, जो भी एडिशनल कैपिटल है, जो भी हमारी एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल, उस पर लगा देंगे हम रेट अपॉन 100, उस पर लगा देंगे हम टाइम, आउटस्टैंडिंग पीरियड जो भी होगा वो आउटस्टैंडिंग पीरियड हम यहां पर कंसिडर करेंगे, टाइम अपॉन 12। टाइम मतलब वो आउटस्टैंडिंग पीरियड। जैसे अगर देखा जाए, ये मैं एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूं कि हमने 1 अप्रैल को हमारी कैपिटल लेकर रखी हुई है, कितनी दी हुई है, 5 लाख की देकर रखी हुई है ना, और 1 अक्टूबर को पार्टनर ने 1 लाख और इंट्रोड्यूस करे, ठीक है, कर दिया इंट्रोड्यूस। तो अब 1 लाख जो इंट्रोड्यूस करें, 5 लाख पर इंटरेस्ट देकर रखा है पार्टनरशिप डीड में, इंटरेस्ट एट द रेट 10% देकर रखा है, तो हम 5 लाख तो पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग है, तो 5 लाख पे क्या करेंगे, 10% का रेट, 50,000 का इंटरेस्ट हम पार्टनर को देंगे, ये ओपनिंग कैपिटल पर। अब 1 लाख हमारे कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है, फॉर 6 मंथ्स, तो ये टाइम क्या है, वो आउटस्टैंडिंग पीरियड है, तो 1 लाख पर हम क्या करेंगे, 10% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कितना हुआ, 10,000, 5,000, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 55,000 का आ जाएगा। ये आया समझ। अब मैंने माइनस भी कुछ करके रखा है, माइनस क्या करके रखा है मैंने, यहां पर मैंने माइनस करके रखा हुआ है, मैंने माइनस यहां पर करके रखा हुआ है परमानेंट विड्रॉल। अगर वो पैसे घर ही ले गया तो परमानेंट विड्रॉल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। अब एक और वही सिनारियो देख लेते हैं, यही मेरी टाइमलाइन है। यहाँ पर 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल में क्या करा है मैंने, 2025। यहाँ पर मैंने क्या करा है, 5 लाख की कैपिटल है, और यहाँ पर मैंने 30 सितंबर को पैसे विड्रॉ कर लिए, 1 लाख रुपए मैंने क्या कर रही है, विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ करना मतलब बिजनेस से पैसे लेकर चले जाना, बिजनेस से पैसे लेकर चले जाना। तो आपकी ये तो पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग है, कितने महीने के लिए, 12 मंथ के लिए, और ये कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है, 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो आप क्या करो, 5 लाख पर 10%, जो हमारा रेट था वही चल रहा है 50,000, कहां लिखा है आपने रेट, वही 10% अज्यूम करके चल रहे पुराने केस में। और 1 लाख पर 10% कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए हम क्या करेंगे, 6/12 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना हुआ है 5,000, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आया, 45,000 का हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया। क्या ये बात समझ आती है, सॉरी, 50,000 और 6/12 5,000, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 45,000 का इंटरेस्ट आ गया।
दोनों ही चीजें समझ, इसके ऊपर कुछ है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। ओपनिंग कैपिटल पर साल भर का इंटरेस्ट लगेगा, जो भी मैंने एडिशनल कैपिटल लगाई है उस पर आउटस्टैंडिंग पीरियड का इंटरेस्ट जोड़ दूंगा, क्योंकि ये और एडिशनल पैसा है ना बिजनेस में, और जो पैसा मैंने बिजनेस से निकाल लिया है उसका इंटरेस्ट में माइनस कर दूंगा। हो गया खत्म। इसके और भी कोई, इसका और भी कुछ है क्या जो हमको कंसिडर करना चाहिए? इसमें बस एक और चीज है, वो है रिवर्स कैलकुलेशन। आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने को बोलेंगे तो वो कुछ ऐसा है नहीं, मैं तुम लोगों को बता दूं, वो तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है। जब लास्ट ईयर तुम लोग बैलेंस शीट बना रहे थे तो बैलेंस शीट में तुम लोग क्या लिख रहे थे? कैपिटल लिख रहे थे, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिख रहे थे? उसके बाद आप लिख रहे थे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। फिर आप क्या माइनस कर रहे थे? उसमें से ड्राइंग्स माइनस कर रहे थे, और उसमें क्या जोड़ रहे थे आप? उसमें आप जोड़ रहे थे नेट प्रॉफिट्स को जोड़ रहे थे। तो ये कैपिटल कौन सी थी? ये थी आपकी ओपनिंग कैपिटल, ये शुरुआत में जो कैपिटल लगाई थी। अब उसमें मैंने एडिशनल कैपिटल जोड़ दी, मैंने ड्राइंग्स को उसमें से माइनस कर दिया, मैंने नेट प्रॉफिट को जोड़ दिया, नेट लॉस होता माइनस कर देता, क्या आ जाता मेरा यहाँ पर? क्लोजिंग कैपिटल आ जाता। अब वो क्वेश्चन पढ़ते वक्त मुझे क्या ध्यान रखना है? वो क्वेश्चन में दे देंगे कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑन 31 मार्च 2026, यानी ये कौन सी कैपिटल हो गई? ये साल के एंड की कैपिटल हो गई। अब मुझे साल के एंड की कैपिटल दी है, मुझे क्या? ओपनिंग कैपिटल। इसके लिए इंटरेस्ट के लिए तो मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी ना, तो मुझे ओपनिंग कैपिटल तक जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? नेट प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पार्टनर कैपिटल में गया है, तो उसको माइनस कर दूंगा। ड्राइंग्स को मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। ड्राइंग्स और परमानेंट विड्रॉल को मैं ऐड कर दूंगा। एडिशनल कैपिटल को मैं माइनस कर दूंगा, तो मैं कहां आ जाऊंगा? ओपनिंग कैपिटल पे आ जाऊंगा। तो सर इसका फॉर्मूला रटवा, अरे क्यों रटना है? क्या किया था? ये लास्ट ईयर किया था ना। अब क्लोजिंग कैपिटल से, चलो लिख देता हूं। क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इफ डिस्ट्रीब्यूटेड, ये याद रखना, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो ही माइनस होगा। इफ डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस हो जाएगा। ड्राइंग्स हमारी ऐड हो जाएगी, हमारी एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, एडिशनल कैपिटल। परमानेंट विड्रॉल भी यहां पर लिख सकते हो, है ना, परमानेंट विड्रॉल। तो क्या आ जाएगी हमारी? ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल आने के बाद रुक मत जाना कि ओपनिंग कैपिटल तो मिल गई, अच्छा हो गया काम। नहीं, ओपनिंग कैपिटल पर तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट। अब इस ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल का और परमानेंट विड्रॉल का भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडिशनल कैपिटल पर रिस्पेक्टिव पीरियड के लिए आप इंटरेस्ट लगा दोगे, और परमानेंट विड्रॉल के लिए जो भी रिस्पेक्टिव पीरियड का इंटरेस्ट है वो माइनस कर दोगे। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। इसमें और कुछ भी बचता है क्या? और एक लास्ट चीज है कि वो बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अरे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो पीएनएल में ही आना चाहिए था, यहाँ आएगा ही नहीं, वो पीएनएल में ही एडजस्ट हो जाएगा, देना ही देना पड़ेगा। इन एनी केस आपको वो पार्टनर को देना ही पड़ेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो, इतना डेप्थ में पूछता नहीं है, पर भी हमको पता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो पीएनएल में आना चाहिए था, प्रॉफिट में से, यहीं से माइनस हो जाएगा, यहीं से। और भी कुछ है क्या? हाँ, और भी कुछ है। इसके अलावा एक और एडजस्टमेंट कि अगर इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट हो और इंटरेस्ट एक अकेला अप्रोप्रिएशन हो। क्या बोला मैं? अगर मेरे प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स है, यानी 1,00,000 के प्रॉफिट्स है और मुझे इंटरेस्ट देना है एक पार्टनर को 80,000 और एक पार्टनर को 50,000 या 60,000, तो मेरे 1,00,000 के प्रॉफिट्स 8:6 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। इसका और एक मॉडिफाइड वर्जन है, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही अप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और मेरे पास प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है, 1,00,000 के प्रॉफिट्स और 1,20,000 या 1,25,000 बांटना है, तो हम क्या करेंगे? सब अवेलेबल प्रॉफिट्स को कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे, जो भी कैपिटल है उसके रेशियो में बांट देंगे। हो जाएगा क्या काम? बिल्कुल हो जाएगा। पर हाँ, इतना डेप्थ तक जाना अभी तक देखा नहीं है, पर आप कंसेप्चुअली पूरे साउंड होकर जाओ कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि मेरे प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है तो मैं क्या करूंगा? अवेलेबल प्रॉफिट्स को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में या अप्रोप्रिएशन के रेशियो में, वैसे बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में या कैपिटल रेशियो में बांट देंगे, व्हेन देयर इज ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अप्रोप्रिएशन।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा काम खत्म हो गया है, जितना मैंने बोला उससे आगे कुछ भी नहीं, उससे आगे कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद 2, ठीक है, एक और चीज जो समझने वाली है यहां पर कि ये सब जो है ना ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होते हैं, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2 यहां पर क्या लिखूंगा मैं, एक्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, ये उससे चार्ज होगा, वाइस कैपिटल और करंट अकाउंट सबके रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट निकालेंगे, क्या कैपिटल और करंट अकाउंट, और जेड से भी अगर चार्ज करा है तो जेड्स कैपिटल और करंट अकाउंट, इन सब का अमाउंट निकाल करके हम आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। ये हमारी इनकम बन गई। हमारी तो इनकम है, पार्टनर के लिए क्या है, खर्चे है। वैसे यहां पर भी हो सकता है एक्स कैपिटल और करंट। अच्छा, जब फिक्स कैपिटल दियो ना तो फिक्स कैपिटल को ही कंसिडर करके चलना, फिक्स कैपिटल पर ही ब्याज निकलता है, करंट अकाउंट पे मत निकालते बैठना इंटरेस्ट, फिक्स कैपिटल पर ही हम इंटरेस्ट निकालेंगे, करंट अकाउंट, वाइस कैपिटल और करंट अकाउंट, दोनों में से कोई एक आएगा। ये क्या है कैपिटल और करंट, ये अभी जस्ट हम पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे 2 कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन। देखो मैनेजर की कमीशन अलग थी, पार्टनर की कमीशन अलग है, ठीक है। पार्टनर की कोई भी कमीशन होगी तो वो भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे, एक्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये कैसे निकालेंगे अभी 2 मिनट में बताना सिखा रहा हूँ, वाइस कैपिटल और करंट अकाउंट और जेड्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, फिर यहाँ एक और चीज आएगी, टू पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरी। जब इसके बारे में कुछ नहीं दिया है तो एज इट इज, ये कैसी हो सकती है सैलरी, सर ये मंथली हो सकती है, फिर वही सिखाऊं मैं, मंथली में 12 महीने, ये सर क्वार्टरली हो सकती है, क्वार्टरली में सर 4 महीने, ये सर हाफ ईयरली हो सकती है, हाफ ईयरली में सर 2 महीने, और ये एनुअल भी हो सकती है, जो दिया है वो अपन लेकर चलेंगे। आया, फिर ये अमाउंट को भी हम क्या करेंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे, ये अमाउंट को भी आउटर कॉलम में, सबका इनर कॉलम में टोटल करके आप आउटर कॉलम में लिख दीजिएगा, ठीक है। कमीशन हो गया, सैलरी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली हो सकती है। फिर आएगा कुछ अमाउंट हो सकता है हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करें, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम जनरल रिजर्व अकाउंट में, बोले तो क्या, प्रॉफिट्स का एक हिस्सा हम क्या गुल्लक में डाल रहे हैं, हमारी गुल्लक में डाल रहे हैं ताकि फ्यूचर की कंटिजेंसी और अनसर्टेनिटी से मीट आउट कर पाए। तो हम वो जनरल रिजर्व में पैसा इस चैप्टर में डालना सीख रहे हैं। इस चैप्टर में जो भी पार्टनर जो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा काट रहे हैं वो घर नहीं लेकर जा रहे, और वो पैसा कहाँ, बिजनेस में एज अ रिजर्व रख रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन भी स्ट्रांग होगी इससे बिजनेस की, और ये कंटिजेंसी इसको मीट आउट करने में काम आएगा। तो कुछ प्रॉफिट का हिस्सा, डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा पार्टनर्स ने क्या करा, अपनी जेब से निकाल करके रख दिया। पार्टनर सैलरी में एक गड़बड़ थी यहाँ पर कि मैंने पार्टनर की सैलरी को एज अ चार्ज ट्रीट कर लिया था, तो वही सैलरी को अगर मैंने चार्ज ट्रीट करा है पार्टनर की, तो वो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, एज अ अप्रोप्रिएशन दिखेगा, यहाँ ऐड हो गया, प्रॉफिट्स बढ़ गए, यहाँ पर एज अ अप्रोप्रिएशन दिख जाएगा, ठीक है। और इसका फाइनल आउटकम क्या आएगा, इसका फाइनल आउटकम आएगा टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स, डिविजिबल प्रॉफिट्स आएंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट। आउटर कॉलम में हम बैलेंसिंग फिगर से ट्रांसफर कर देंगे। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूरा डिटेल में समझा हमने, एक एक चीज को बारीकी से समझा है। एक चीज और मैं समझा देता हूं आपको यहाँ पर, जब मैनेजर की कमीशन हो, मैनेजर्स
और पार्टनर्स कमीशन हो। मैनेजर और पार्टनर्स कमीशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैसे तो बहुत बेसिक सा है फॉर्मूला। हम क्या डिटरमाइन करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन, ये डिटरमाइन करना जरूरी है। अभी मैं पहले बता रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू मैनेजर, ये 11th वालों के लिए भी है। नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन निकालेंगे। अब अगर वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन की बात कर रहा है, यानी आपको दिया हुआ है मैनेजर विल बी प्रोवाइडेड कमीशन ऑन द बेसिस एट द रेट 10% ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। जब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है मतलब इसी प्रॉफिट पर मुझे क्या करना है? कमीशन देनी है। तो मैं क्या कर दूंगा? रेट अपॉन 100 कर दूंगा। व्हेन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा, ठीक है। वही जब लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन तो निकालेंगे। आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन ऐसा लिखा हुआ है, या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है, तो नेट प्रॉफिट तो मैं निकालूंगा ही इन एनी केस। यहां कर दूंगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्योंकि मुझे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे परसेंटेज लगाना था, पर मेरे पास तो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो पता ही नहीं है ना, कमीशन ही नहीं पता है, तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कैसे पता होगी? तो मैं क्या करूंगा? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन निकालूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा 100 प्लस रेट से, क्योंकि इसमें दो चीजें इंक्लूडेड है। इसमें क्या दो चीजें इंक्लूडेड है? इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इंक्लूडेड है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन इंक्लूडेड है। एक तो इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इंक्लूडेड है और कमीशन का अमाउंट भी इसमें इंक्लूडेड है। इसीलिए हमने क्या यूनिटरी मेथड से, ये 110 पे है तो 10 के लिए कितना, ये 110 पे है तो 10 के लिए कितना। और अगर वही बोले अपन, वो बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, ये अपना पार्ट खत्म हो गया। व्हेन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया, ये काम खत्म हो गया। अब इसमें एक और चीज जो हो सकती है, ये विथ रिस्पेक्ट टू पार्टनर्स हो सकती है। तो पार्टनर्स को जब अपन देखते हैं तो अपन को निकालना पड़ता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो मैंने नेट डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकाल लिया, और वो बोल रहे हैं कि पार्टनर विल बी प्रोवाइडेड कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो जब बिफोर चार्जिंग सच कमीशन हो, बिफोर चार्जिंग कमीशन हो, तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट इनटू रेट अपॉन 100 कर दूंगा। नेट डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकाल लो, सारे अप्रोप्रिएशंस माइनस करने के बाद ये वाला प्रॉफिट बचेगा, उस पर रेट लगा दो। और अगर वो बोले नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स आफ्टर कमीशन बोले, तो हमको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि पहले हमको क्या निकालना है? बिफोर कमीशन ही निकालना है। बिफोर कमीशन निकालेंगे इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट बिफोर, सॉरी, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। क्योंकि ये वापस से वही वाली बात हो गई कि इस नेट डिविजिबल प्रॉफिट में दो चीजें जुड़ी हुई है। एक तो जुड़ा हुआ है क्या? अमाउंट ऑफ कमीशन, और एक आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और हमको कमीशन किस पर देनी है? वो वाले नेट प्रॉफिट पर जो कमीशन लगने के बाद आए हैं। तो वो तो हमको पता ही नहीं है। हमको क्या पता है? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन पता है। तो इसमें दो चीजें इंक्लूडेड है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन प्लस अमाउंट ऑफ कमीशन। इसीलिए हमने क्या फॉर्मूला यूज करा? 100 प्लस रेट का।
और ये हमारा पूरा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म होता है। ये हमने हर एक सेंस में हर एक कोने कोने को पकड़ के इसको कंप्लीट करा है। इसी का ही दूसरा पार्ट है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मेथड वो हम सेकेंड पार्ट में डील करते हैं।